वी आर फर्स्ट मुस्लिम देन इंडिया। ये कभी प्योर क्रिश्चियन नहीं बन सकता। ऑयल कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखा जाए। ये जियो पॉलिटिक्स में इमोशंस नहीं चलता। जियो पॉलिटिक्स में हमारा किससे फायदा है हमें वो देखना होता है। बांग्लादेश वाला जो जगह है वो हिंदुओं का है, वहाँ पे पूरा मुस्लिम आ गए। पाकिस्तान वाला जगह पूरा हिंदुओं का है, लेकिन वहाँ पे पूरे मुस्लिम भर गए कि नहीं। इन लोग दूसरों को जमीन से आकर के कब्जा करते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तब जो वॉर चल रहा है, इस वॉर का जो रूट कॉज है वो क्या है, कहाँ से ये अराइव हुआ है चीज़ें और किसके वजह से अराइव हुआ है, तो थोड़ा मेरे को आप उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए। उसके बाद मैं देखूंगा कि इसके ऊपर क्या चाहिए मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। अच्छा, इसराइल और फिलिस्तीन का। हाँ, पैलेस्टीन जो आप बोल रहे हो। तो देखिए, इसका रूट कॉज तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, लगभग 1920 से, जब ज्यूस कम्युनिटी जो थी मेनली यूरोप में रहती थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो फिर हिटलर जो था वो मार मार के ज्यूस को भगाने लग गया यूरोप से। और और रशिया में भी बहुत ज़्यादा ज्यूस से नफरत किया जाता था, रशिया वाले रीजन में, क्योंकि उनको लगता था कि ये कभी प्योर क्रिश्चियन नहीं बन सकते। तो उनको ना यूरोप से भगाया जाने लग गया। तो फिर अब ये हुआ कि ये कहाँ जा करके सेटल है। और जब यूके जो पूरी दुनिया को कॉलोनी बनाया हुआ था, तो जब वापस वो अपने देश लौट रहा था सब जगह की कॉलोनी छोड़ करके, तो फिर वो चाहता था कि कैसे, उसी वक्त ऑयल मिला अरब कंट्रीज़ में, तो ये चाहता था कि कैसे ये यूके जो है, यूके, इंग्लैंड और अमेरिका, इन लोग चाहते थे कि कैसे। तो इन्होंने क्या किया, जो ज्यूस से नफरत करते थे ना उधर यूरोप में क्रिश्चियन वगैरह, तो जो भी ज्यूस वगैरह थे इनको इन लोग ला करके यहाँ पर सेटल कर दिए, जहाँ पे अभी इसराइल है। खैर वैसे इसराइल पहले भी वहाँ पे था, अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो किंगडम ऑफ इसराइल पहले भी था उस जगह पे, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उधर चले गए थे, क्योंकि इसका मेंशन है कुरान वगैरह में भी, किंगडम ऑफ इसराइल 1740 1790 के टाइम की बात है। फिर उसके बाद 1946 में 1945 में इसराइल को बसाया गया पैलेस्तीन की जगह पे। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो वहाँ पे एकदम छोटे छोटे टुकड़े, मतलब एकदम थोड़े से जगह पे इसराइल था। लेकिन वही 1947 का जब आप मैप देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया जो है वो पैलेस्तीन का इसराइल बन चुका था। अच्छा। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसराइल फैलते गया और पैलेस्तीन का काफ़ी सारा एरिया कब्जा करते गया। तो अब यहाँ पे जो अरब कंट्रीज जो है, अब इनको, अरब कंट्रीज मेनली मुस्लिम है, तो इनको लगने लगे कि ये बाहर का कोई आकर के मुस्लिम जगह पे कब्जा कर लिया। अब ये मुस्लिम क्या मानते हैं कि हमारा जो जगह है यहाँ पे कोई दूसरे धर्म का आ गया तो हमारी जो लैंड है वो इम्प्योर हो रही है। अच्छा। तो इसलिए ये सारे जो है अरब कंट्रीज ये सब इसराइल से एक तरह से नफरत करती हैं, और इसलिए इन्होंने कई बार वॉर भी किया इसराइल को। एक बार तो इसराइल पे 7 तरफ से आक्रमण हुआ था, मतलब 7 देशों ने एक साथ अटैक किया था, फिर भी इसराइल ने सबको हरा दिया था। मतलब आप मानते हो कि इसराइल एक बहुत पावरफुल नेशन है अपने आप में? इसराइल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह जिसका भी नाम लीजिए वो सब ज़्यादातर ज्यूस है, और इसराइल मेनली किसका कंट्री, ज्यूस की बात कर रहे हो, थोड़ा इसको एलोबरेट करो कि क्या है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर वर्ड को समझते नहीं। ज्यूस एक कम्युनिटी है, जैसे हम हिंदू है, कोई मुस्लिम होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, वैसे ज्यूस भी एक धर्म है। तो अब धर्म, जब आप धर्म की बात कर रहे हैं तो जैसे कि उसमें कौन से भगवान की, कौन सा मतलब उन लोग वर्शिप करते हैं, कौन से गॉड को वर्शिप करते हैं वो? मेनली देखिए, ज्यूस जो है, जैसे ईसा मसीह के जो पूजा करने वाले होते हैं वो मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो लास्ट पैगंबर थे। अच्छा। उसके बाद जो मुस्लिम है ये बोलते नहीं, जीसस जो है वो लास्ट पैगंबर नहीं थे, लास्ट पैगंबर थे मोहम्मद साहब। और ज्यूस जो है वो मानते हैं कि नहीं, लास्ट पैगंबर अभी आने वाले हैं, अभी लास्ट पैगंबर आए नहीं है। अच्छा। तो ये फर्क है क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूस में। अच्छा। ठीक है, इसीलिए ज्यूस को बोलते थे क्रिश्चियन लोग, ये कभी प्योर क्रिश्चियन नहीं हो सकते हैं। और फिर मुस्लिम लोग बोलते होंगे कि प्योर मुस्लिम भी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक अपनी अलग कम्युनिटी फॉर्म कर ली। हाँ, ये अलग, मतलब ये सोच के ऊपर, विचारधारा के ऊपर इनका आपस में लड़ाई होता है। अब इतना ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता, लेकिन ये है कुछ। अच्छा। और अभी जैसे देख सकते हैं कि जैसे मीडिया में बात हो रही है कि हम भी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमारा क्या फ़ायदा है? देखिए, सबसे पहली बात कि आपको भी लग रहा है कि इसराइल जो है उसने पैलेस्टीन की जगह पर कब्जा किया है, तो इसमें इसराइल गलत है, लेकिन तो इसमें इंडिया को पैलेस्टीन को सपोर्ट करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, जियो पॉलिटिक्स में इमोशंस नहीं चलता। जियो पॉलिटिक्स में हमारा किससे फ़ायदा है हमें वो देखना होता है। इसराइल से हमें फ़ायदा है, क्योंकि 99 में जब कारगिल वॉर हुआ था, अमेरिका ने सैटेलाइट इमेजेस देने से मना कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने मांगा था कि हमें जरा सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करे कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, उनके जो सैनिक है, कारगिल की पहाड़ियों में कहाँ छुपे हैं। अमेरिका ने मना कर दिया था। अमेरिका हमारे साथ बिल्कुल नहीं आया था। इसराइल ने सपोर्ट किया था, उसने बहुत सारी टैंक वगैरह, एम्यूनेशन वगैरह भेजा था। इसराइल ने हमेशा से इंडिया को सपोर्ट किया। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो इंडिया ने इसराइल को मानने से भी मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इसराइल विजिट किए थे। तो इंडिया को पहला तो एम्यूनेशन, मतलब डिफेंस सेक्टर में इसराइल से फ़ायदा है, टेक्नोलॉजी में, फार्मिंग से रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सब जो चीज़ें हैं इससे फ़ायदा है इंडिया को, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। साइबर सिक्योरिटी जो आज आने वाले ज़माने में 4th जनरेशन वॉरफेयर कहा जा रहा है, कि कहा जाता है ना, पहले तीर धनुष, पहले पत्थर से लड़ाई होती थी, फिर तीर धनुष आया, फिर बंदूक आया, टैंक आया, रॉकेट आए। लेकिन आने वाले ज़माने में अब क्या होने वाला है,
लोग साइबर सिक्योरिटी वॉर होने वाला है। अच्छा, अब आमने सामने बंदूक से लड़ाई नहीं होने वाला आगे ज़माने में। तो मतलब पूरी इसराइल पूरी डिजिटली, जैसे हम पूरा डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटली जो हम जी रहे हैं, तो अब आने वाले समय में पूरा डिजिटल लड़ाई डिजिटल लड़ाई होगी पूरी, मतलब जगह पे बैठे बैठे रॉकेट लॉन्च हो जाएगी। रॉकेट लॉन्च ही, जैसे हमारे यहाँ का परमाणु जो हमारे यहाँ का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर अटैक, मतलब साइबर सिक्योरिटी से अटैक करके उसको फेल कर दिए कुछ। अच्छा, मतलब इकोनॉमिकली उस कंट्री को वीक करो। ठीक है। डायरेक्ट वॉर से उतना घाटा नहीं होता जितना आप इकोनॉमिकली किसी कंट्री को नुकसान पहुंचा ठीक है, चलिए आपके हिसाब से हम इसराइल को हम इसलिए हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे फायदे प्रॉफिट्स हैं, बहुत सारे हमें फायदे। बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, इसलिए हम इसराइल को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और हम हमास और पैलेस्टीन को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका कुछ सेटबैक भी तो हो सकता है कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आगे चल के हमें उसका कुछ हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं। देखिए जितनी भी मुस्लिम कंट्री है वो ना पैलेस्टीन को सपोर्ट करिए, क्योंकि पैलेस्टीन जो है वो मुस्लिम कंट्री है। मैं ये मुस्लिम कंट्री जो सपोर्ट कर रहे हैं, या इंडिया के भी सारे मुस्लिम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा, अगर इतना ही अगर सपोर्ट करती है मुस्लिम कंट्री पैलेस्तीन को, तो क्यों नहीं अपने देश में उनको जगह दे रही है? जो भी पैलेस्तीन के लोग हैं, 2.2 मिलियन लोग हैं, क्यों नहीं उनको अपने कंट्री में रिफ्यूजी बना देती है? ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यूएई, ये सब जितनी भी कंट्री, इराक हो गई, ये सब पैलेस्तीन को सपोर्ट करिए, बोल रहे हैं हम इसराइल को मिटा के रहेंगे। अरे इतना बड़ा इनका एरिया है, ईरान इतना बड़ा, इराक इतना बड़ा है, सऊदी अरबिया इतना बड़ा है, इकोनॉमी भी इनकी अच्छी खासी है, तो अपनी कंट्री में क्यों नहीं बुला ले रहे? अगर इतना ही इनको मुस्लिमों से लगाव है तो। लेकिन ये बात तो इंडियन मुस्लिम के साथ भी है, मतलब मैं ऐसा टारगेट या किसी चीज़ को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी सपोर्ट करिए पैलेस्टीन को कि नहीं, उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अभी हाल ही में एक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स जो थे वो बोल रहे थे कि इतिहास गवाह होगा कि वहाँ पे पैलेस्टीन मारे जा रहे थे और सारे देश के मुल्क के लोग वर्ल्ड कप देखने में व्यस्त थे। मतलब तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तब क्यों नहीं ये मुस्लिम बोल रहे थे? आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो पैलेस्टीन के सपोर्ट में स्टेटस लगाते। इन्होंने आज तक एक बार भी स्टेटस लगाया होगा जब कश्मीरी पंडितों को हटाया जा रहा था, भगाया जा रहा था, तो उन्होंने आज तक कोई स्टेटस नहीं लगाया कि उनके जगह उनको वापस दे दो। कश्मीर की बात बांग्लादेश वाला जो जगह है वो हिंदुओं का है, वहाँ पे पूरा मुस्लिम आ गए कि नहीं? पाकिस्तान वाला जगह पूरा हिंदुओं का है, लेकिन वहाँ पे पूरे मुस्लिम भर गए कि नहीं? इसमें तो कभी नहीं लोग बोलते। इन लोग दूसरों को जमीन से आकर के कब्जा करते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ पे इजराइल, वहाँ पे पूरी दुनिया में बस ये वही जगह है जहाँ पे ज्यूस रहते हैं, इसमें इनको तकलीफ हो रही है, और बाकी जगह के इन लोग जो जमीन कब्जा करते हैं। आपकी बात से सहमत हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि आज हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिससे आप बोल रहे हैं, तो आज कोई भी चीज़ें अगर वर्ल्ड वाइड होती हैं तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें हमें सामने दिख जाती हैं, क्लियरली हमारे सामने आ जाती हैं वो चीज़ें। लेकिन जब आप कश्मीर की बात करते हो, वो सेटबैक मतलब वे बैक वो 1989 1992 में जो चीज़ें हुई थी वो, तो आप जब वो बात करते हो उस टाइम ना हमारे पास सोशल मीडिया था ना डिजिटल था कि आवाज उठाए, आवाज किसी के पास जाए, तो वहाँ पर पर्टिकुलर इंसान उस टाइम क्या सोच रहा था हमें पता नहीं। मे भी उस टाइम पे ऐसा हो कि बहुत सारे मुस्लिम भी सोचते होंगे नहीं भाई जो वहाँ पे हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर वो चीज़ें हमारे पास आई नहीं होगी। ऐसा नहीं है ना कि भाई देखो, अगर कोई चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, लोग बुरी बातें करते हैं, लोग अच्छी बातें करते हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी के हो, कोई भी कहीं से भी हो, तो वो बातें तो करते ही हैं। लेकिन आज हमें ये चीज़ें दिख जाती है, कोई लोग उसके बारे में बुरी बात कर रहा है, कोई इंसान उसके बारे में अच्छा बात कर रहा है, वो हमें दिख जाता है, वो हमें समझ में आता है कि भाई चलो सोशल मीडिया में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हो, ट्विटर से हमें पता चल जाता है कि कौन इंसान क्या सोच रहा है और क्या अपना अहमियत रख रहा है, सहमत रख रहा है उस चीज़ों को लेकर। लेकिन हम आज से 15-20 साल पहले हमें वो चीज़ें पता नहीं चलती थी, तो हम आज वो एजम्पशन करते हैं अपने दिमाग में कि भाई उस टाइम लोग ऐसे सोचते थे, वैसे सोचते थे, जो कि गलत है। जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें हमने देखा है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने देखा नहीं है हम उसको आंख बंद करके एक्सेप्ट कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे आप किसी भी, आप इंडिया में जो भी मुस्लिम रह रहे हैं उनसे जरा आप कश्मीर इशू के बारे में जरा बात करके देखिए, क्या वो कभी भी कश्मीरी पंडितों के सपोर्ट में बात करेंगे? कभी किए हैं? जरूर, अगर आप करोगे, देखो कभी भी आपने स्टेटस देखा? हर इंसान को कुछ मतलब नहीं होता है कि कश्मीर में क्या चल रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है, इंडिया के जो मुस्लिम हैं उनको पैलेस्टीन से क्या लेने देना? वो तो अपने देश का भी है, लेकिन उनको तो ये सोचना चाहिए अपने देश का किससे फायदा है। ठीक है, वो जो आप बोल रहे हो कि जो इंडियन मुस्लिम है उनको क्या लेना देना पैलेस्टीन के साथ, फिर हाँ, अगर ये बात है तो। लेकिन वो जो इंसान बोल रहा है, आपको पता है ट्विटर पे क्या ट्रेंड चल रहा है? वी आर फर्स्ट मुस्लिम देन इंडियन। भाई ये क्या मतलब है? ट्रेंड चलाने वाला कौन होते हैं? मैं भी देखता हूँ, हमारे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, वो तो कभी सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। मैं देख रहा हूँ ना, मेरे बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हैं मेरे दोस्त, वो सब पैलेस्टीन के सपोर्ट पे स्टेटस लगाए जा रहे हैं। तो अब लगाने लगा, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन कभी वो कश्मीरी पंडितों के बारे में क्यों नहीं लगाए? वो आज तक कभी भी उनको तकलीफ हो रही है जब इजराइल मार रहा है हमास को, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम भाई है इनके। तो हमें नहीं तकलीफ होती है जब हमारे हिंदुओं को मारा जाता है? अभी नूह में जो हुआ था हरियाणा में, वो आपको भी पता है, कितने सारे दंगे होते रहते हैं। चलिए, ये बात तो मैं आपकी एग्री करता हूँ, लेकिन अगर हम इस वापस से वॉर के ऊपर आते हैं तो आपको क्या लगता है? ठीक है, ये जो दुनिया में एक बहुत बड़ा अभी सब बन गया है कि जो आधी मतलब हाफ वर्ल्ड उनके साथ
हमारे साथ जा रहा है, हाफ नेशंस इजराइल के साथ आ रही, तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 3 देखिए स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब है मतलब पहले रशिया यूक्रेन आप देख लो, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, यहाँ पे इसराइल का चालू हो गया है, तो अभी इधर लेबनान में वॉर, इसराइल का लेबनान के साथ भी चालू हो गया है, फिर इराक का भी बात हो, सॉरी इराक भी वॉर में कूदने की बात कर रहा है, ऐसा जॉर्डन पे भी अटैक किया इसराइल ने, मतलब अब लड़ाई तो हो ही रहा है। तो अगर आप मतलब आपके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी हम एंटर हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे हो चुका है, हो चुके हैं। तो अब इसका बताओ कि इसका मतलब एक हमें जो सेटबैक तो पूरे देश को मिलेगा, महंगाई हर जगह बढ़ेगी, डी एम्प्लॉयमेंट होगा, बढ़ेगी, बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हाँ, तो इस चीज़ों से इंसान आगे कैसे जाएगा फिर? अगर ये सब चीज़ें चलती रही, हम देखेंगे पहले कोविड-19 आया और कोविड-19 के बाद तो ये सब चीज़ें और बिगड़ती गई, जो हालात है देशों के एक दूसरे के साथ, जो रिलेशनशिप है वो और बिगड़ते गया। ये आप सहमत करते हैं कोविड-19 के बाद? देखिए ये मेन मुद्दा क्यों स्टार्ट हुआ है, इंडिया का एक आईमेक कॉरिडोर बनना, इंडिया से होते हुए, इंडिया से जाएगा यूएई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इजराइल, इजराइल से एक रूट निकलेगा अमेरिका की तरफ, एक रूट निकलेगा यूरोप की तरफ, तो यहाँ से ऐसे ट्रेड होगा। लेकिन अब सऊदी अरेबिया का जो रिश्ता है वो इसराइल के साथ अच्छा हो रहा था, इसीलिए ईरान को ये बात अच्छा नहीं लगा और उसने हमास को बोला अटैक कर दे, और हमास ने अटैक कर दिया ताकि इसराइल का और सऊदी अरेबिया का रिश्ता जो है वो वापस से ख़राब हो जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री है और पैलेस्तीन भी मुस्लिम कंट्री है, तो अब सऊदी अरेबिया को पैलेस्तीन को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसराइल और सऊदी अरेबिया का जो रिश्ता है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब ये जो इंडिया का जो आईमेक का कॉरिडोर जो बहुत तेज़ी से बनना स्टार्ट हो गया था, अभी ये चला गया ठंडे बॉक्स में, क्योंकि जब तक सऊदी अरेबिया और इसराइल के रिलेशन वापस से ठीक नहीं होते, जो मुझे काफ़ी टाइम तक दिख नहीं रहा है कि ठीक होने वाला है, तब तक ये आईमेक कॉरिडोर चला गया ठंडे बॉक्स में। और अगर ये बन जाता है तो इंडिया को जो इकोनॉमिक बूस्ट है, इकोनॉमिक बूस्ट बहुत बड़ा मिलता है, और जो हमारे नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो टारगेट है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है 2025-26 तक, वो बहुत जल्दी हम अचीव कर लिए होते। तो ये भी चलेगा ठंडे बॉक्स में। मेन जो इसराइल और पैलेस्तीन का वो जो हमास के साथ वॉर होने का जो कारण है वो यही कारण है, क्योंकि जो कॉरिडोर जो अभी G20 जो हुआ था, समिट हुआ था, G20 समिट के दौरान ही अनाउंस किया गया था कि आईमेक कॉरिडोर स्टार्ट किया जाएगा, तो उसके 4 दिन बाद ही हमास ने अटैक कर दिया इसराइल पर। चलिए, वैसे भी कोई भी वॉर होता है तो सुन के तकलीफ ही होती है, क्योंकि वॉर तो एक लास्ट तो नुकसान होता है, आम लोगों का नुकसान होता है, पब्लिक मरती है, बच्चों कोई अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, कुछ बच्चे अपने कुछ हमें देख के अच्छा थोड़ी लग रहा है, कई सारे बच्चे बेघर हो रहे हैं, मर रहे हैं, दोनों तरफ से मारे गए हैं। हम तो बस यही सोचेंगे कि भाई जल्दी से वॉर बंद हो जाए और इसको और आगे ना बढ़ी। साहब बोल रहे हैं वॉर 3 में एंटर हो चुके हैं, तो ये नहीं, मैं तो पर्सनल लेवल पे नहीं चाहूँगा कि वो इंडिया पे इफेक्ट करे।